हेलो 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 हेलो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कहा था कि हेस के नियम को याद करके आइए। आगे याद हो गया? चलिए आप बोलिए। शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ हाँ चलिए। हाँ आप बोलिए 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 बोलिए। तुम्हारी गलती है, तुम बोलो। हाँ, ये स्कूल और ट्यूशन में कोई फ़र्क थोड़ी होता है बेटा, दोनों का काम एक ही होता है, पढ़ाना ही होता है। बस स्कूल में ये है कि ज़बरदस्ती होता है ना। नहीं पढ़ के आए तो स्कूल से निकाल देंगे, तो डर के मारे पढ़ लेते हो। किसी भी भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया मैं में किसी भी विधि से कार्य किया जाए उसमें उतनी ही लगती है। किसी भी विधि या किसी भी कितने ही पदों में अभिक्रिया किया जाए या प्रक्रिया किया जाए, प्रक्रम किया जाए, घटना हो या कार्य किया जाए, तो ऊष्मा में परिवर्तन समान होता है, बराबर होता है। बैठ जाइए। मैंने बैठो। यहाँ पर एक उदाहरण भी दे देता हूँ। चलिए, कल मैंने बोला था कि कल बताऊंगा उदाहरण ऐसे करके, क्योंकि एक दिन आप इसको याद करिए। मैंने इसकी प्रक्रियाओं को समझाया था ABC के द्वारा। ठीक है, इसके एक उदाहरण देखिएगा। कि एक विधि द्वारा दिखाता हूँ। प्रथम विधि, मैं उदाहरण में ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है कैसे? प्रथम विधि, हम इस विधि में कर रहे हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइम ऊष्मा में परिवर्तन जो होता है वो होता है -393.5 किलो जूल। द्वितीय विधि देखते हैं। पहली विधि एक ही पद में संपन्न हो जा रहा है। दूसरी विधि में कर रहा हूँ कि कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, यानी ½ O2 से। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस टाइम पे इसकी जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वो -110.5 किलो जूल होता है। दो पदों में होगा, तो ये प्रथम पद है। द्वितीय पद, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फिर एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है। उस टाइम पे ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है H1H2 -283 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती इस टाइम पे। तो अगर मैं इस विधि को दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या निकल आएगा? मुझे मिलेगा कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कट गया, 2 ऑक्सीजन यानी O2 बनता है CO2। तो इस जगह पर आप देख रहे हो कि दोनों अभिक्रियाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो इसकी ऊष्मा निकल आएगा -110.5 प्लस -283 पॉइंट नहीं सॉरी 0 इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है -393.5। अब देखिए, चाहे अभिक्रिया कार्बन से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ या दो पदों में रिएक्शन करो, हर स्थिति में ऊष्मा का मान दोनों में बराबर है। हेस के नियम अनुसार इस बात की पुष्टि होती है। ग्राफ बना के फिर बताऊंगा। वो आप कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जब इसकी अभिक्रिया सीधे
ऑक्सीजन से कराया जाता है। तो डेल्टा H का वैल्यू कितना हुआ, -393.5 किलो जूल। लेकिन अगर मैंने इसको पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तब यहाँ पर हाफ O2 एंड हाफ O2। यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन जो हुआ है डेल्टा H1 का मान है -110.5 और यहाँ पर डेल्टा H2 का वैल्यू है, इस जगह पे यहाँ से ऊष्मा में परिवर्तन होता है -283 किलो जूल, ये होगा। इसी बात को मैंने ग्राफिक में दिखाया। तो ये है हेस का नियम। हेस के नियम के उदाहरण मैंने बोला था एक दिन पूरा याद करके आइए, फिर बात करूंगा। इसके रिएक्शन में लिख देता हूँ। क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कुछ ऐसा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस CO प्लस H2O। प्रश्न पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए, ये प्रश्न है पूरा का पूरा प्रश्न है, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। प्रश्न कुछ पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का निर्माण हुआ है। फिर कह रहा है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की संभवन ऊष्मा दी गई है। इसका और इसका जल संभवन ऊष्मा दिया गया। तो इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी आपको ज्ञात करना है। यानी यहां पर पूछ रहा है डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा प्रश्न है कि सबकी संभवन ऊष्मा दी जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी पूछा जाए, तो क्या करेंगे? सीधा सा सिस्टम पे ध्यान करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली बात, रिएक्शन को पहले लिख लीजिए जो दिया है, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। CO2 प्लस H2 gives CO प्लस H2O। डेल्टा H हमें ये कैलकुलेट करना है। सबका संभवन ऊष्मा दिया है, संभवन ऊर्जा या संभवन ऊष्मा जो लिखना चाहे। कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा दी गई है -393.5 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन का नहीं दिया है। ये बात याद रखिएगा, जो दो अणु वाला मॉलिक्यूल हो, दो परमाणु वाला अणु होता है, जैसे H2, O2, N2, Cl2, इन सब की संभवन ऊष्मा 0 होती है। ये आपको याद रखना, ये नहीं दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया है, कितना दिया है संभवन ऊष्मा? -113.3। जल का दिया है 241.8 -241 ना 0.8, ये दिया गया है। आप जानते हो कि ये अभिकर्मक है, रिएक्टेंट है, और ये है उत्पाद, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये अभिकर्मक है, अभिकारक को हम R से दर्शाते हैं, रिएक्टेंट है, तब इसकी कुल ऊष्मा कितनी है? डेल्टा HR का मान कितना होगा? R मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का यानी अभिकर्मक, अभिकर्मक का कुल ऊर्जा या कुल एंथैल्पी है। इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी को जोड़ देते हैं। वैसे समीकरण संतुलित नहीं रहता तो हमें संतुलित करना पड़ता, फिलहाल संतुलित है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी एंथैल्पी है -393.5 और इसका है हाइड्रोजन का 0, यानी कि हमारे पास होगा -393.5 किलो जूल। ये दूसरा है, इसे कहते, ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद। उत्पाद को मैं P से दर्शाऊंगा, आपके समझने के लिए P लिख रहा हूँ, ठीक है? या ये लाइनें लिखा है, जरूरी नहीं था लिखना। तो
यहाँ पर हमें पता चलता है कि HP यानी कि उत्पाद की एंथैल्पी का मान कितना है, इन दोनों का योगफल होगा। यानी अभिकारमक कर्मक की कुल एंथैल्पी और उत्पाद की कुल एंथैल्पी, उत्पाद की कुल एंथैल्पी कितना है, -113 है ना, 113.3 प्लस -241.8। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया प्लस और माइनस यानी माइनस हो गया, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना होगा, -8 5 3 13, 8 5 13 8 ही है ना इसमें, 0.8, हाँ ठीक है। 8 5 13 का 3 हो गया, एक बचा है 2 और ये 3 5, ये 3 है बेटा, अच्छा ये 3 है तो 11 हो जाएगा, 11 हो गया, ठीक है। एक बचा था तो हो गया, तो 3 5 4 और 1 5 2 और 1 3, 355.1 किलो जूल। एंथैल्पी के टाइम पे इस चीज़ को जानते हो, सूत्र हमारा क्या है, किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होगी, अभिक्रिया की एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हर चैप्टर अपने आप में अलग है। जिस पे चैप्टर को पढ़े होगे अपने आप में एक अलग विज्ञान लेके आता है, समझ लो। ये मत सोचना कि चैप्टर 1 जैसे कि मैंने, मान लीजिए मेरे पास आपने चैप्टर 1 पढ़ के चले गए, चैप्टर 2 में गए, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे स्कूल वाला टीचर अलग है, ये वाला टीचर अलग है। हर जगह पे बात आएगी, टीचर का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, हर चैप्टर अपने आप में अलग है। केमिस्ट्री पूरी तरह से अपने आप को डाइवर्ट कर रही, देखिए हर एक चैप्टर में। जैसे आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाते हो तो अलग अलग लगता है ना, वैसे यहाँ केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर अलग अलग लगेगा, एक जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग विज्ञान है, ये ऊष्मागतिकी वाला विज्ञान है, ये अलग विज्ञान है ये। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे आप लोग, कब पढ़ रहे थे, हाँ पदार्थ की अवस्थाएं, ये अलग विज्ञान है। उससे पहले वाला केमिकल बॉन्डिंग वाला अलग विज्ञान है। तो केमिकल बॉन्ड यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पर यूज़ हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है। इसके पहले का कोई भी चैप्टर यूज़ नहीं हो रहा है। चैप्टर 2 में गए तो चैप्टर 1 के कुछ यूज़ हुए, चैप्टर 3 में गए तो चैप्टर 1 और 2 के भी कुछ चीज़ें यूज़ हुई, चैप्टर 4 में गए तो चैप्टर 1 2 3 4 सब यूज़ हुए। लेकिन जब चैप्टर इसमें आते हो ना तो सिर्फ चैप्टर 1 के कुछ पॉइंट्स यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ मात्रा हो सकता है यूज़ हो इधर उधर का, लेकिन आप सोचिए कि ये चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल है। हाँ इस चैप्टर में बहुत कम यूज़ होता है चैप्टर 5। तो ये कोई ऐसा है कि आपको 1 से लेकर के 4 तक के चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और इधर मेहनत करने पड़ेंगे आपको। घर में जाके आपने कर बोले कल मैंने लिखी नहीं है, मैंने याद नहीं किया, वो सब फालतू बात है, हम लोग ये सब नहीं जानते हैं। आपने नहीं किया आपका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को रखेंगे। ये कहाँ से है, HR, अभिकर्मक के कुल एंथैल्पी। ये एंथैल्पी कहाँ, संभवन एंथैल्पी बोला जाए तो उस पदार्थ की एंथैल्पी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या है, संभवन एंथैल्पी उस पदार्थ की एंथैल्पी होती है, बस इतना याद रखना। चलिए मान रखते हैं HP की वैल्यू कितनी आ रही है, -355.1, और फिर है माइनस HR की वैल्यू माइनस पे, तो इसके वैल्यू कहाँ है, HR -393.5, माइनस माइनस यह प्लस हो गया, इनसे बड़ा अंक ये है ना, बड़ा अंक है, तो कितना 393.5, और ये कितना है 355.1, माइनस कर दिया तो ये प्लस वैल्यू आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो प्लस आ रहा है। 4 बचा, 13 में 5 गया 8, फिर इसमें 9 में 6 गया 3,
है ना, तो कितना वो 38 ही आएगा ना, ठीक है ना, 38.4 किलो जूल। ये है आंसर आपका। क्या हो गया, बोलो, 13 में 5 गया, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल। ऐसे 50 न्यूमेरिकल अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। ये सेम चीज़ें कभी नहीं रहेगी। एग्जाम में आने वाला प्रश्न भी अलग रहेगा, याद रखना, एक जैसा नहीं आएगा। चैप्टर 5 से लेकर के अब 5, 6, 7 हाँ, ये 3 चैप्टर जो है, यहाँ तक कि 8 है, 8 तक भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और पूरे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने आना चाहिए। हम लोग न्यूमेरिकल बताने रहेंगे तो फिर एक एक क्लास जो है 5-5, 6-6 लेक्चर बन जाएगा, मतलब 5-6 लेक्चर और बढ़ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स में। एंट्रोपी, नया शब्द आता है आपके पास, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। किसी भी प्रक्रम को करते समय जो भी अव्यवस्था होती है ऊर्जा में, उसे एंट्रोपी कहते हैं। इसकी परिभाषा को सरल करने के लिए कुछ ऐसे कह दिया गया है, एंट्रोपी अव्यवस्था की माप है। परिभाषा सरल हो गया, एंट्रोपी अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था की माप यानी जहां पे जितनी अधिक अव्यवस्था होगी वहां पर एंट्रोपी उतना ही अधिक होगा। कल मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा कि जब आप मोटर को बिजली देते हो और जब वो पुल्ली घूमती है तो वहां के बीच में कुछ ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाता है। कल बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी, वो यूट्यूब में हुआ था। मिसमैच हो जाता है दिमाग, क्या करें। फिलहाल आप समझेंगे एंट्रोपी कुछ ऐसे समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि दुकान से एक पेन लेके आ जाइए, मैं जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, ठीक है। आप दुकान गए, दुकान वाले को बोले भैया पेन चाहिए। दुकान वाले ने कहा ठीक है। आप उसको एक बात बोलते हैं, सबसे अच्छा वाला दिखाना, पैसे का कोई टेंशन नहीं है। तो उसने उठाया और बोले कि यार ये है 2000 का पेन, है ना, कम लग रहा है क्या? चलो 5000 वाले ले लेते हैं, ये है 5000 का पेन, ठीक है। आप 5000 का पेन उठा के ले आए। आप आते ही बोले सर उनको पे कर दीजिए पैसा, क्योंकि आपको पता है आजकल सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी सामान लेने जाते हो तो आपको बढ़िया अच्छा हो गया भैया ये QR व्यूआर, समझे ना, नहीं समझ रहे, बहुत बड़े फ़ायदे वाली बात है। पहले काम वाले को देते हैं पैसा कि जाओ सामान लेके आ जाओ, पैसे दिए हैं, अगर आपने 1000 रुपये दे दिए हो ना तो 1000 रुपये में से वो 800 रुपये का लाएगा, 200 रुपये कहाँ गायब करेगा पता नहीं चलता था, ठीक है। अब उसको हिसाब किताब लेने बैठे रहो फिर आधा घंटा, कैसे 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 लिए, कितना कितना का है, तो दुकान वाला बता इतना इतना का है, फिर उसी में टाइम चला गया। फिर उससे अच्छा तो खुद ही जाके ले आता है। या दुकान वाले को आज के डेट में एक और फ़ायदा हो गया, दुकान वाले फ़ोन कर दो सामान ला के छोड़ देता है, एक और अच्छी बात हो गई, कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं। सवाल यहाँ पे है कि आपने सामान वहाँ से लिया 5000 रुपये का, एक ठो पेन लेके आप आके मुझे दे दिए, ठीक है। आए, मैं बढ़िया सा मस्त लिख के देख रहा हूँ, अच्छा है पेन तो अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है यार, मस्त है, स्टेटस सिंबल बन जाएगा। फिर अचानक मैंने पूछा, पेमेंट करना है ना आपको? हाँ, कितने का है पेन? तो सर मैंने अपने अकाउंट से डाल दिए पैसे, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5000 का है। मैं 5000 सुनते ही झल्ला जाऊँगा, 100% श्योर है ना। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, पेन वापस करो, जाओ। 5-5000 का उठा के ले आए, बड़ा रईस बन गया हो, औकात देख अपनी हो हमारी, कुछ भी बोल देंगे, बोलने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो दुकान वाले के पास गया, भैया आप पेन रख लो, हमें पैसा दे दो वापस। दुकान वाला क्या कहेगा, नहीं वापस करना चाहते हो, वो नहीं होगा, नहीं सर जो भी आप पैसा ले लो भैया, हमको तो नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। तो बोले मैं वही पहले ही बोला था आपको, दुनिया भर का सुनाएगा वो। अब सोचिए वहाँ पर जाने पर दुकान वाला बोलता है ठीक है वापस कर दो, कोई बात नहीं है, मैं आपको 4000 देता हूँ, 1000 रुपये माइनस जाएगा, मेरे कमीशन और सारी टैक्स वैक्स कट गया उसका, ठीक।
अब बताओ वो पेन वापस करना ज़्यादा उचित रहेगा कि वो 4,000 ले करके पेन दे देना। यहाँ पर एक घटना हुई है, उस पेन की कीमत वापस करते हो तो 4,000 का, रखते हो तो 5,000 का, समझ रहे हो? यहाँ पर एक अव्यवस्था हुआ है, 1,000 रुपये की अव्यवस्था चल रही है। अगर वो पेन 5,000 को वापस कर देगा ना, 5,000 वापस कर देगा तो पेन दे दोगे इजीली, आपको कोई तकलीफ नहीं है उस स्थिति में। दुकान वाले को थोड़ी तकलीफ हो, अलग बात है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं हो रहा है ना। अगर वो 5,000 वापस दे दिया और दुकान को आपने एक पेन दे दिया वापस, हो गया, घर आया, मैंने पूछा यार वो पेन दिखाओ तो सही, अच्छा लग रहा था। यार ये आदमी पगलाया गया, दौड़ते जाओगे दुकान वाले पास, 5,000 रखो और मुझे पेन दो, यही बोलोगे? फिर वो कर दिया, पेन दे दिया। फिर मैंने तुमको वापस करने के लिए बोला था ना। यार ये कैसा आदमी पेन मांगता। फिर नहीं भैया आप रखो पेन, हमें वापस दो 5,000। फिर वो वापस हो गया। तो इस जगह पर उत्क्रमणी प्रक्रम चल रहा है। उत्क्रमणी यानी दोनों तरफ चल रहा है, मतलब पैसा दिए उनको, पेन वापस मिल गया, और पेन दिए, पैसा वापस मिल गया, चल रहा है, आराम से हो जाता है इजीली, कोई टेंशन नहीं। तुमको 5,000 देते हो, काम कर लेते हो, वापस कर देते हो। अमेजोन से सामान आता है, 4 दिन 5 दिन उपयोग करते हो, पसंद नहीं आ रही, पैसा वापस मिल जाता है, सामान वापस कर देते हो। बहुत लोग यही करते हैं। बहुत सारे शैतान लोग हैं, उसको अच्छा पिक्चर देखने का मन किया टीवी में, तो एक तो टीवी मंगवा लिया उसने, 4-5 दिन देखा, 5वें दिन बोलता है मुझे रिप्लेस करना। उसने रिप्लेसमेंट की गारंटी, मुझे ये पसंद नहीं आ रही है इसलिए वापस कर लो। वो वापस चला गया। फिर दूसरे दिन फिर मंगवा लिया कुछ और, है ना। कैमरा मंगवा लेते हैं लोग, 5 दिन चलाते हैं, बोले नहीं मुझे पसंद है, मुझे पसंद, डिज़ाइन पसंद है, कुछ भी लिख देते हैं, 8-10 तो उसमें रहता है किस कारण से आप वापस कर रहे हो, ठीक है, वापस कर देते हैं। तो ये उत्क्रमणी हो सकता है। लेकिन अब सोचो, दुकानदार ने वो पैसा वापस 4,000 वापस कर दिया, ठीक है, आपने सामान वापस करे, वो 4,000 में 1,000 रुपया वो क्या करता है, अपनी कमाई में रखता है, तो आपके पैसे का 1,000 रुपया एंट्रोपी में चला जाता है। इसको एंट्रोपी कहते हैं। तब क्या करोगे, पेन को वापस करोगे? पहली बात है, पेन को वापस करना भी आपको तकलीफ होगा, ठीक है। या तो पेन को वापस नहीं करोगे, या फिर वापस कर दिए तो 4,000 हाथ में आएगा, दिल उदास रहेगा। फिर अचानक मैंने बोला यार उस दिन का पेन तो दिखाओ, आप मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते हो ना। फिर गए दुकान के पास, दुकान वाले, दुकान वाले बोले भैया वो पेन दे दो यार, वो अच्छी लग रही थी। बोले कि 5,000 लूंगा। अरे यार तो 4,000 में लाया हूँ। नहीं मैं नहीं देता। फिर 5,000 उठा के दोगे, ठीक है। फिर वही बात, फिर मैंने चमकाया आपको, फिर वही बात। तो बताओ कौन सी प्रक्रिया जो है आसान हो गया है, जिसमें बराबर लेन देन चल रहा है ना। लेकिन जहां पर एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब वो पैसा बर्बाद नहीं हुआ, पैसा कहीं ना कहीं किसी की जेब में 5,000 रुपये, 5,000 था, है ना, लेकिन वो पैसा बर्बाद नहीं, वो मतलब ऐसे फाड़ नहीं दिया 1,000 रुपये में फाड़ दूंगा जाओ, ऐसे नहीं फाड़ा उसने। तो ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती, यानी पहले उसको न जन्म दे सकते हैं ऊर्जा को, न नष्ट कर सकते, केवल उसका रूपांतरण कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन दूसरा यह है कि अव्यवस्था हो रही है, इसी अव्यवस्था को 1,000 रुपये की जो अव्यवस्था है उस काम को परफेक्ट बनाने के लिए मददगार है। मतलब मैंने पेन खरीदा, वो परफेक्ट बनाते, या तो खरीदो या वापस करोगे तो फिर दोबारा खरीदने की हमारी हिम्मत नहीं है। अब है दोबारा हिम्मत है 5,000 में लेने की? नहीं, है ना। अगर ले लिए तो अब वापस तो बिल्कुल नहीं करोगे गलती से कि मेरा तो यार 2,000 रुपये लॉस हो चुका है अभी, है ना, और जाऊंगा तो 1,000 और खा जाएगा वो दुकानदार। सही है नहीं? बात समझ में आता है? ये कहलाता है एंट्रोपी, अव्यवस्था एंट्रोपी कहलाती है। और जिस जगह पे एंट्रोपी होती है वो प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे दुकानदार से आपने पेन लिया, उसने कह दिया कि वापस करोगे तो 1,000 रुपये मैं नहीं दूंगा, बता देता हूं पहले से, तो वो सीधा सीधा मतलब है उस जगह पे एंट्रोपी है। और एंट्रोपी होगा तो आप सोचोगे पेन ले रहा हूं तो सोच समझ के लूंगा, अन्यथा वापस करता हूं तो मेरा 1,000 रुपये का लॉस है, कोई भी प्रक्रिया हो, ठीक है। तो उस जगह पे यही है अव्यवस्था। अव्यवस्था, एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से दर्शाते हैं, और एंट्रोपी परिवर्तन, जैसे कि एंथैल्पी एक परिवर्तन को मापा जा सकता है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को मापा जा सकता है, वैसे ही एंट्रोपी परिवर्तन को मापा जा सकता है। एंट्रोपी परिवर्तन होता है Q रिवर्सिबल बाई T
या होगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। ऊष्मा बटा ताप, यानी उस अभिक्रिया के समय जितनी ऊष्मा में परिवर्तन होता है और उस जगह पे ताप कितना है, दोनों का जो अनुपात होगा वो एंट्रोपी होगा। आपके पास प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, ठोस द्रव गैस में किस में एंट्रोपी अधिक होगी। सोचने वाली बात है, ठोस द्रव गैस में किस में एंट्रोपी अधिक होगी। ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में किस में एंट्रोपी अधिक होगी। सॉलिड में उनकी अणुएं नजदीक होती हैं, स्थिर रहता है। द्रव में अणुएं थोड़ी दूर रहती हैं, गतिशील रहता है। और गैस में अणुएं बहुत दूर होती हैं और वो बहुत ज्यादा गतिशील रहता है। तो आप देख रहे हो कि ठोस में अणुएं स्थिरता है, अव्यवस्था कम है, व्यवस्थित है वो। द्रव में थोड़ी अव्यवस्था बढ़ गई है और गैस में बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है। सो अव्यवस्था ज्यादा होने के साथ साथ उसकी एंट्रोपी भी अधिक होगी। और वैसे भी मैं कहूंगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसमें एंट्रोपी अधिक होगी। ठोस ठंडा है, गर्म करोगे तब वो द्रव बन जाता है, और ऊष्मा लेगा तब वो गैस बन जाएगा। तो ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, गैस के पास ज्यादा है। तो सिंपल सा याद रखना, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है वो उसके पास एंट्रोपी अधिक होगी। एक स्प्रिंग है, नॉर्मल है, उसकी तुलना में उसी स्प्रिंग को मैंने दबा दिया है, तब एंट्रोपी किस में ज्यादा होगी, जब मैं दबा दूंगा। क्योंकि जब मैं दबाता हूं तो मेरी एनर्जी उस स्प्रिंग में चला जाता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि उसमें स्प्रिंग में ऊर्जा है। कैसे, अगर मैं उसको थोड़ा सा छोड़ दूं ना, छिटक जाएगा, दूर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसमें एनर्जी आ चुकी है, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। घड़ी में चाबी देते थे पहले, आपको पता होगा, पुरानी घड़ियां जो होती थी उसमें क्या होता था, स्प्रिंग लगी होती थी। उस स्प्रिंग को हमने अच्छे से टाइट कर देते थे। स्प्रिंग टाइट करने से उसमें एनर्जी, स्थिर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा आ जाती थी, स्थितिज ऊर्जा आ जाती थी। फिर वो धीरे 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 गतिज ऊर्जा में इसको चेंज करते रहता था। तो समझ लें जिसके पास ऊर्जा होगी। अब मैं बोलूंगा ठंडा वस्तु और गर्म वस्तु में किसकी एंट्रोपी अधिक है, तो क्या बोलोगे, गर्म वस्तु में अधिक होगी। बोलना है बेटा, तुम लोग बोलते नहीं है, बहुत बुरा लगता है मुझे। और मैंने एक टाइम बोला था, आपको याद होगा, कि दिवाली के बाद मैं शायद एक कोर्स आने वाले साल के लिए एडमिशन लूंगा। लेकिन मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ अब इस बात को। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तब तक बोलूंगा नहीं। ठीक है, मतलब मेरी मजबूरी अभी फिलहाल नहीं है, मजबूरी आपकी है। ठीक है, याद रखना। फिलहाल ये चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। इस जो चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही उतनी ही अगर आप कर लेते हो तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। पूरे डीप में जाऊंगा तो एक एक क्लास 20-20, 25-25 दिन का है। क्योंकि आप लोग ऐसे भी शिकायत करते हो कि सर शुरू की क्लासेस एकदम लंबा लंबा लिया। लंबा नहीं लिया गया, हर टॉपिक को एकदम क्लियर समझाया गया। ठीक है, चलिए साहब, आगे हो गया तो समझ में आई। एंट्रोपी किसी में पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ देखना, प्रश्न पढ़ना आप लोग, पीछे लिखा हुआ एंट्रोपी के लिए। अब आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आपको मैंने परिभाषा बोला था, याद करो, कोई बताओ मुझे क्या था, बताओ क्या है। सिंपल पढ़ाना आसान है बेटा, उसके उस गहराई में पहुंचना कठिन होता है। बोलो क्या। कोई भी घटना होगी उस दिशा में जिधर अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा हो जाए। ठीक है, कोई प्रक्रम उस दिशा में संपन्न होती है कि तंत्र की ऊर्जा अधिक से कम हो जाए। इस बात को चलो देखते हैं अलग अलग रूपों में। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को हम स्वतः प्रवर्तिता का नियम कहते हैं। कल के दिन में प्रश्न आएगा, स्वतः प्रवर्तिता का नियम लिखिए। स्वतः प्रवर्तिता का नियम लिखिए। वो एसी चालू करो तो बटन, एसी का बटन। 2-3 काम है मेरे से नहीं होता है बिना एसी का। एक है पढ़ाना, दूसरा है गाड़ी चलाना, और तीसरा है सोना। ये 3 चीज़ें ना बिना एसी का मेरी हालत खराब हो जाता है। मतलब कितों भी ठंडी रहेगी, मेरे को थोड़ा सा वो हल्का हल्का पड़ता है ना, ठंडा ठंडा, वो अच्छा लगता है। बड़ा बुरा हालत है, क्या करें, इसी को गरीबी कहते हैं शरीर से। चल आगे चलते हैं।
करें। तो स्वतः प्रवर्तिता का नियम को हम थोड़ा सा समझें। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। इनको अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। जैसे यहां पर देखें, स्वतः प्रवर्तिता मतलब कोई भी घटना स्वयं होती है। सुनो एक बात बताओ, मैंने आपको खाना खिला दिया, आप जिंदा हो, आप अपनी मर्जी से जिंदा हो कि स्वतः जिंदा हो? कुछ तो नहीं करते होगे अंदर में जाके। कोई मरता होगा तो ऐसे बोलता नहीं होगा मर गया, सांस रुक गई, दर्द दर्द, ऐसा कुछ नहीं होता ना। सब स्वतः हो रहा है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैंने खाने के सोडा में नींबू का रस डाल दिया, सिर्फ डाल दिया ना मैंने, कुछ थोड़ी किया। वो नींबू का रस सोडा के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो कि वो स्वतः निकलता है? गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, इंजन चलती है, ठीक है, वो स्वतः होती कि आप उसको चलाते हो? स्वतः ना। तो घटनाएं जो होती है, अच्छा साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, है ना, ताकत लगा लगा के, तो पैडल मारने का काम जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, पर साइकिल आगे की ओर बढ़ती है, वो आप कराते हो आगे बढ़ने की, कि वो स्वतः होती है? स्वतः होती है। बोले सर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो वो भी स्वतः हो रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद वो स्वतः रुका हुआ है। वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है नहीं? क्या समझ में आता है? ये पंखा, जब मैं इसमें बिजली डालूंगा, इलेक्ट्रिसिटी डालूंगा, तो वो घूमेगा, ठीक है। चुंबक एक दूसरे के नजदीक लाओ, चुंबक को लोहे के नजदीक आओ, वो आकर्षित करने लगता है। चुंबक को आप ये नहीं बोलते कि चलो आप भाई खींचो यार, आप बहुत हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देख लिया तुमको, ऐसा नहीं, या उसको खींचने में मदद करते हो, ठीक है। तो कोई भी घटना जो पृथ्वी के अंदर में, पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, अपने लेवल पे स्वतः होता है। जब वो स्वतः उस काम को करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसका काम क्या है? कब होता है ऐसा? जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ, तो बोला गया स्वतः क्रिया कैसे होती। देखिए, मतलब हमेशा यह है कि एक दिशा की बात हो रही। ऊष्मागति की प्रथम नियम जो है, दिशा नहीं बता रहा था। ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, केवल रूपांतरित कर सकते हैं। समझ रहे हो? वो दिशा नहीं बता रहा था कि ये क्रिया इधर जाएगी कि इधर जाएगी। जैसे मैंने कार्बन को बोला, भैया कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करो, करा, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना। अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कहा कि भैया आप एक काम करो, ऑक्सीजन और कार्बन बना दो। मुंह फाड़ देगा, क्या करेगा? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्रिया एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है, समझ रहे हो? तो जो भी एक यहां पर जो भी पढ़ते हो ना, उसको सेंस करो, फील करो, अनुभव करोगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। अन्यथा ये चैप्टर ऐसा है कि जिस दिन से चालू हुआ आज तक अगर चले तो सब कोरा कागज है। अभी विक्रम सर को ये चैप्टर पढ़ाने नहीं आता है। मैं यहां पर दो चीजों को लेके चल रहा हूं भाई। एक तो फास्ट पढ़ाना है, मैं आपको पहली बार बता दूं। दूसरा, जो भी मेन टॉपिक है उसको पढ़ा दूं। ये दो चीजों को, दो आधार लेकर के मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एकदम सरल करके पढ़ाते रहूं, ये मैंने नहीं सोचा इस चैप्टर को। जैसे बाकी चैप्टर में देखा मैंने कि एकदम सरल करके पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 4 तक एकदम सरल, तो ये तो आधा पूरा साल खा गया उसने, और खाता भी है। किसी बड़े कोचिंग में चले जाइए, वो इतना चैप्टर पूरा साल खाता है, आधा साल। समझ रहे हो? अब मेरा उद्देश्य है कि आप अपना एफर्ट लगाओ, अपना सोचने की कोशिश करो। जितना मैं समझा रहा हूं वो वहां पर था, क्या चीज था कि मैं कोशिश करता था कि मैं समझा रहा हूं, किसी भी हाल में बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब नहीं समझ में आया तो तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब यहां पर भी समझाने की कोशिश करूंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा। बात समझना है। लिखा एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। ऊष्मा स्वतः उच्च ताप वाले निकाय से निम्न ताप वाले निकाय की ओर बढ़ती है। एक गर्म वस्तु है, एक ठंडा वस्तु है, समझ रहे हो? एक गर्म लोहा है, एक ठंडा लोहा है। गर्म लोहा मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा लोहा मतलब जिसका टेम्परेचर कम है। दोनों को मैंने सटा दिया। अब क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा?
अरे क्या होगा, गरम लोहा और ठंडा लोहा दोनों को मैंने सटा दिया। बोलो क्या होगा, ये गर्म है और ये ठंडा है। ठंडा को बढ़िया नीला से दर्शाते हैं ना, कूल, गर्म, हॉट, लाल। ठीक, बताओ कब क्या होगा, बताओ कहाँ होगा, क्या होगा, क्या होगा, नाचेगा, गाएगा, माइकल जैक्सन जैसे जंप करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? इसको ऐसे डुबाएं कि ऐसे डुबाएं, ऐसे डुबाएं कि ऐसे, कैसे करें? क्या सोचना, मुंह में तो ले जाना है, अंदर जा नहीं रहा है। डुबा के खाने का ये रहता है, आजकल थोड़ा ये तरीका अपनाया हूँ लोगों को देख के। इसका रीज़न है, एक उम्र होने के बाद ना आपकी बॉडी का पूरा जो मशीनें हैं कमज़ोर पड़ने लगता है। 50 जहाँ कवर हुआ, बेटा उम्र बहुत बड़ा नहीं होता है, ज़िंदगी इंसान की बहुत बड़ी नहीं होती है। अब खुद सोचो कैसे निकल गया, कहाँ कैसे निकला गया। जब छोटे थे तो माँ धमाधम करती थी, पापा धमाधम मारते, अब उसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए, स्कूल में भेज के उससे मरवाते हैं धमाधम। अब बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो तुम लोग पूरा तो क्या कर रहे हो, सुने जा रहे नहीं, सीखे जा रहे हो। आने वाले टाइम पे तुम लोग भी धमाधम मारोगे। तो क्या होता है, जब सूखा खाते हैं ना, जैसे सूखा खाने क्या आता था, तो वो क्या गले में फंस रहा था, मतलब वो खराश जैसा। उससे अच्छा है भैया वही करते हैं जो लोग करते हैं। इजी हो गया, घुलना भी आसान हो गया। अच्छा नहीं बना आज का चाय। चाय जो है ना एकदम पारदर्शी दिखनी चाहिए। इसने अदरक डाल दी इसलिए, अदरक नहीं डालेंगे ना एकदम क्लीन दिखता है, उसके जैसा, कोका कोला जैसा नहीं, नहीं वाइन जैसा। और जब तक वो वाइन जैसा ना दिखे ना चाय, तब तक उसमें खुशबू नहीं आती है। चलो आगे चलें। क्या होगा बेटा, बोलो ना। हाँ, गर्म से ठंडा की ओर उष्मा जाती, कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों की गर्मी, दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, वो तो लिखा ही है। कभी उल्टा नहीं हो सकता है। बाहर गर्मी है, अंदर ठंडी है, क्या होगा? बाहर गर्मी अंदर ठंडी, तो बाहर की गर्मी अंदर आएगी अपने आप। लेकिन अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है, अंदर ठंडी पैदा करा जा रहा है, बाहर गर्मी। बाहर गर्मी है, अंदर ठंडी है, तो अंदर की जो ठंडा है उससे उष्मा को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विपरीत दिशा में उष्मा के प्रवाह के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होगी। बाह्य स्रोत से कार्य कराने की आवश्यकता है। मैं करा रहा हूं मशीन के द्वारा, देखिए करा रहा हूं। ये मशीन क्या कर रहा है, अंदर की गर्मी को बाहर छोड़ रहा है। तो ये है, अगर आपको स्वतः चाहिए तो क्या करना है? बाहर गर्मी है तो वो अंदर आएगी स्वतः, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसे अंदर ठंडी लग रही भाई, बाहर बहुत गर्मी है, ठान रख, थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। सही है? लेकिन बाहर बहुत ठंडी है और अंदर गर्मी है, तो बोले यार गर्मी है यार, तब भी ठान रख, है ना? अंदर ठंडी लग रही है तो क्या वो बाहर चली जाएगी गर्मी। ठीक, तो अपना ये है कि गर्म से ठंडे की ओर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हमारा ये रूम ठंडा है लेकिन और ठंडा चाहिए, बाहर तो गर्मी है, तो मुझे उस काम को करने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होने वाली है। कोई भी प्रक्रम जो हो वो अनुत्क्रमणीय होता है, स्वतः प्रवर्तित होने वाला प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे ये देखिए, गर्म से ठंडा की ओर आया, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा फिर गर्म करने के लिए। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये गर्म है, तो ये अनुत्क्रमणीय है प्रक्रम, उल्टा नहीं होने वाला। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना। उत्क्रमण ही नहीं होता कि इधर गर्म को ठंडा कर रहा है, ठंडा को गर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब गर्म फिर ठंडा कर रहा है, उसको फिर गर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। चक्र में कार्य करने वाली ऐसी मशीन बना सकना असंभव होगा जो इस तरह के काम करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, ध्यान समझिएगा। चल लीजिए, मैंने ले लिया एक मोटर ले लिया। टाइम ज्यादा हो गया क्या? बोलो, टाइम हो गया? हो गया? यस बोलने का बीमारी अच्छा नहीं होता है। यस 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 सर 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 यस 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 यस। कुछ लोगों में बोलने की आदत होती है, ठीक है। तो चलिए, इसका काम क्या है बेटा? इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी देते हो, बिजली देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट जाता है, घूमने लगती है। सही है? जब ये हुआ ना, ये घटना हो रही है इधर से इधर, ये मोटर है। ये दूसरे टाइप का मोटर है। मोटर ये भी होता है, जनरेटर भी मोटर ही होता है। मोटर में अगर आप बिजली मतलब घुमाओगे ना तो वो बिजली पैदा करना लगेगा, खासतौर पे डीसी करंट वाला। इसको घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। घूमना मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत धारा प्रवाहित करते मोटर में तो घूमती है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित उतना घूमेगा। इसको जितना घुमाएंगे उतना बिजली बनाएगा। अब जरा सोचिए कि मैंने इसके वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैं घुमाऊंगा तो ये बिजली बनेगा। बिजली बनेगा तो ये बिजली क्या करेगा? इसको, मोटर को चलाएगा, ये घूमने लगेगा। इधर इसको घुमाऊंगा तो ये घूमेगा। पक्का? सही है? चलो ठीक है, थोड़ा दूसरा काम करते हैं। इसको बेल्ट से जोड़ लेते हैं। चलिए, इसको बिजली दूंगा, मोटर घूमने लगा, बेल्ट से इसको घुमाने लगा, यहां पर बिजली उत्पन्न हो, मतलब इसको बिजली दूंगा तो यहां से बिजली मिलेगा। ये भी सही है। इधर भी जोड़ दिया, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब एक बार इसको घुमा दूं कस के, या एक बार बिजली दे दूं। चलो घुमा देता हूं। घुमाने के बाद क्या होगा? ये यहां से बिजली बनेगा। बिजली ने इसको घुमाया, मोटर को, मोटर घूमने लगा, इसको घुमाएगा, बेल्ट तो लगा ही है ना, तो फिर ये बिजली बना, फिर बिजली से मैकेनिकल एनर्जी, ये चल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि यह अभिक्रिया कितने समय तक चलेगी? बताओ। ये तो रेगुलर चल सकता है, लंबे टाइम तक चल सकता है, चल सकता है नहीं? तो ऐसी मशीनें आपने यूट्यूब में बहुत सारे देखे होंगे, आते रहता है फ्री में एनर्जी, एक बार चालू कर दिए तो चलते रहता है। आता है कि नहीं आता? यूट्यूब में बहुत आता है। तब तो मैं बिस्किट, तुम लोग सोचो, तब मैं बिस्किट खा लेता हूँ। कुछ सोच रहे हो? ये कब तक चलेगा? इतने दिन, इतने दिन, या इतने दिन? कितने दिन चलेगा? कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। देखो, एक जगह मोटर लगाए, जनरेटर लगाए, मोटर घुमाएगा जनरेटर को, जनरेटर बिजली पैदा करेगा, बिजली से फिर मोटर घूमेगा, काम चल रहा है। कब तक चलेगा बताओ? एक बार घुमा के छोड़ दिया या एक बार बिजली दे के छोड़ दिया? बताओ। कब तक? नहीं चलेगा? क्यों? तो बबक थोड़े है रहा। नहीं चलेगा। जब तक बिजली कब कहाँ जाएगी? तो बिजली तो नष्ट नहीं होती है। उसने तो कहा ना, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। ऊष्मागति प्रथम नियम नहीं पढ़े हो क्या? बोलो बोलो बोलो, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। बोलो बोलो जल्दी। घड़ी में सेल खत्म हो गया।
एक आदमी आता है, सर बैटरी ख़त्म हो गई उसकी, ऐसे मैं बोला, ऐसे वो पकड़ा था, चाहे वो वैसे ही उस दिन पकड़ा था ऐसा, तो हाथ में इधर किया ऐसा, सर बैटरी ख़त्म हो गई है। बोला हाँ हाँ 5-6 दिन हो गया। सर दीवार में नहीं लगाते हैं। बोले क्यों? इंसान का घड़ी खराब हो जाता है, यानी समय। तो मैं बोला सर समय ये नहीं है, समय जो है बीत रहा है। नहीं सर फिर भी मत करो, अशुभ होता है। मैं सोचा इसकी घड़ी खराब चल रही, मेरी घड़ी तो ठीक चल रही है। आपकी घड़ी चाहे 9 बजे दिखाए या 10 बजे दिखाए, समय तो उतना ही रहेगा जो चल रहा है। बोलो, वो तो सिर्फ क्या है, मेजरमेंट है, नापने का मीटर है। आपके घर का जो टेप है, घर की लंबाई जो है, अगर 60 फीट है, 70 फीट है, टेप को फैला के रखोगे तभी रहेगा 70 फीट के, टेप को ऐसे मोड़ के रख दोगे तब भी 70 फीट रहेगा। दोनों कंडीशन में रहेगा। लेकिन टेप को लपेटो मत ना, फिर नहीं तो फिर आपके घर की छुट्टी हो जाएगी। समझो, बहुत सारी बातें बेटा लाइफ में। लोग बोलते हैं दुकान बंद करते हैं शाम को, बढ़ा रहे हैं। मैं एक दिन ऐसे ही बोल दिया, दुकान कितने बजे बंद करोगे यार? नहीं बंद करना नहीं बोलते, बढ़ाना बोलते हैं। तब कब बढ़ा रहे हो? बोले 8 बजे। 8 बजे बढ़ जाएगा। अभी कितना कमाए आज? बोले 10,000। तो 8 बजे के बाद 50,000 कमा लोगे? तेरे से बात करना ऐसे लगता है गला घोड़ दूं तेरा, बोलता है वो। बता, बढ़ाना मतलब क्या होता है? तो शब्द को बिगाड़ रहे हो। तो बढ़ाना मतलब बंद करना थोड़ी होता है। मैं तेरे को तुमको बोलूंगा जाओ साइकिल बढ़ा के आओ बेटा, या गाड़ी बढ़ा के आओ, कार बढ़ा दो, कार बढ़ा दो। तो कार बढ़ाने के लिए बोलूंगा तो किसी ऊपर बढ़ा दोगे? वो बढ़ा दोगे नहीं कि बंद करके आओगे? तो उसको भी बोलना चाहिए ना बढ़ाना। तो बढ़ाने की जगह बंद करना, बंद करने की जगह बढ़ाना। सुबह दुकान खोलने की बात आती है तब क्या बोलते हैं? खोलेंगे। तो बेटा शब्दों का जैसा बना है वो शब्द उसको वैसे ही यूज करो, उसको वहम में मत डालो। बंद करना मतलब मैं दुकान थोड़ी को बंद कर रहा हूँ, परमानेंट बंद करूंगा क्या? तो वही कहानी है। चलो सोचो, इसीलिए बोल रहा हूँ, वहम से भागो, बाहर निकलो। जुबान से कुछ नहीं होता है। जुबान एक क्या होता है, एक माध्यम है जिससे आप तक वो बात पहुंचती है। जैसे एक आप दूर में बैठे हो, मोबाइल के थ्रू आपसे हम जो सोच रहे हैं आपको वो सोचवा देते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? मासूम? क्या नाम? हिमांशु। हिमांशु ना? तो हुआ ये, हिमांशु जो है, हिमांशी जो बताती जाती है 10 किलोमीटर दूर है, वो सारे बात वो मानता है। वो बोलती है सुबह उठ, घंटी बजते उठ जाता है। हिमांशी बोलती है नहा ले, नहा लेता है ना? तो जैसा हिमांशी बोली आज चलो आज पिक्चर देखने चलें, वो सबको समझ जाता है। दूर है, एक कम्युनिकेशन होता है ना, मोबाइल एक कम्युनिकेशन है। वैसे ही हमारी जो जुबान है, जो बातें हैं, भाषा है, वो कम्युनिकेशन है। इसकी मर्जी मत करे। मैंने बोला हिमांशु मत हंस, हिमांशी को बोल रहा था मैं। हाँ, तो हिमांशी मत हंस। मैं यहां तक मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं उसके कान तक, तो कुछ नहीं करेगी वो, लेकिन हिमांशु जरूर हंसेगा। बात होता है कि नहीं? तो कुछ सोचना है इस बात को कि यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं उस पर ध्यान देते हैं। वैसे ये थोड़ा थ्योरी है ना, इसलिए फाइनल थ्योरी खत्म हो जाएगा आज। फिर कल अपन इस चैप्टर के और फिर कुछ न्यूमेरिकल की तरफ कल चलेंगे और खत्म चैप्टर। ठीक है। चक्र में कार्य करने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी मशीनें ऐसा कभी संभव नहीं है जो लगातार पूर्ण रूप से समतुल्य कार्य में परिवर्तित कर सके, यानी कि ये लगातार अनंत कालों तक नहीं चल सकता है, जैसा कि देखने को मिलता है। यूट्यूब में दिखाते हैं इसे बना बना के। देखिए अक्सर फ्री एनर्जी शब्द लगाओगे तो वीडियो देखेंगे, शॉर्ट्स में भी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे। मोटर लगा दी, ये लगा दी, चल रहा है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उल्टा और महान काम करते हैं। इधर से एक वायर निकाल लेते हैं और एक ठो लाइट लगा करके उसको भी जला देते हैं। जा देखिए होगे ऐसा,
एक तो आप, इसका मतलब है ये एक ऐसी मशीन बन गई जो बिजली बनाने वाला है, कभी भी असंभव। क्यों असंभव है, इस बात को समझना। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम इस बात को कहता है। देखिए, इसको मैं घुमाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो जितने राउंड इसको घुमाऊंगा उतने राउंड की बिजली नहीं बनेगी यहां पे। क्यों? क्योंकि जब इसको घुमाता हूं तो कुछ चीजों को फेस करता हूं। पहला, ये पुल्ली लगा हुआ है, उसका वेट और उसका घर्षण, घर्षण की वजह से वो गर्मी में पैदा हो जाएगा, गर्मी हीट के रूप में निकलेगा। इसमें जो कॉइल लगा हुआ है कॉपर का, कॉपर का कॉइल में कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, जिसकी वजह से वो कॉपर का कॉइल गर्म होगा और हीट के रूप में एनर्जी निकलेगा। सो ये इसके घुमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जो बना, उसके बीच में बहुत सारी जो ऊर्जा थी वो खर्च हो गई है ऊष्मा के रूप में। खर्च हुई मतलब वो ऊष्मा के रूप में निकल गई, वही निकलना एंट्रोपी है। अब समझा? वो जो निकलता है, अव्यवस्था होती है, वो एंट्रोपी। अव्यवस्था बताया था मैं, पैसा बर्बाद नहीं होता है, फाड़ नहीं देता वो 1000 रुपया। तुम गए, मैं फाड़ दिया 1000 रुपया, मैं 400 4000 दूंगा, ऐसा नहीं बोलता। वो 1000 रुपये मैं रख लिया, वही ये कहीं और चला जा रहा है, कुदरत में चला जाए, गैसों ने ग्रहण कर लिया, आसपास के वातावरण ने ग्रहण कर लिया, ठीक। तो ये ऊष्मा निकल जाता है। फिर इसके बाद जब ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो इसका प्रतिरोध भी कुछ ऊर्जा को फिर वैसे हीट वगैरह में निकाल देगा। फिर यहां से इस जगह पर गया तो इस जगह पर भी कुछ हीटिंग, मोटर छुए होगे, कभी जनरेटर छुएगा तो गर्म होता है ना, तो ये भी कुछ हीटिंग के रूप में एंट्रोपी निकाल दिया। तो यहां से यहां तक कुछ ऊर्जा का लॉस हो गया, यहां से यहां तक कुछ ऊर्जा का लॉस हो गया, यहां से यहां तक कुछ ऊर्जा का लॉस होगा, और यहां से बेल्ट तक भी कुछ ऊर्जा का लॉस हो गया। लगातार वो ऊर्जा इस जगह से इस मशीन के लिए जो ऊर्जा थी वो कम होती गई और वो बंद हो जाएगा। अब समझ में आया क्या हुआ? मशीन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है जो लगातार चक्रीय रूप में चलता रहेगा। ऊष्मागतिकी देते हैं। आगे चले। उत्क्रमणी प्रक्रम में किसी निकाय की एंट्रोपी स्थिर रहती है। अगर ये बात हो कि ये प्रक्रिया चल रही, उत्क्रमणी है ना, इसको ये चलाए फिर चला है, ठीक है, तो उस स्थिति में एंट्रोपी स्थिर रहेगा। अब स्थिर रहा तो चक्र में चलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी। अच्छा, मैं अब यहां पर एक लाइन जो बोला था, अब याद करो। उत्क्रमणी, देखो क्या लिखा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किसी भी तंत्र की एंट्रोपी कैसी होती है? स्थिर रहती है। मतलब देखो, मैंने 5000 दिया, पेन लाया, 5000 मुझे दिया, मैंने उसको पेन दे दिया, ये चल रहा है। इस जगह पे उत्क्रमणीयता है, एंट्रोपी कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। जब एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है तो मैं कभी भी जा सकता हूं, कभी भी आ सकता हूं, कभी भी लहराते गए, भैया पेन, पैसा लो। फिर अब दूसरा दिन देखा, अरे साला पैसा निकाल के रखा है, ले भैया तेरे पैसा, मेरे को पेन दे। ये चल रहा है। समझ रहे हो ना? सोने के साथ ऐसा होता है, जो सोने की छोटी छोटी बिस्किट्स वगैरह आते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं लोग, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, आपको पता है, हर बार जो चेंज करते हैं। तो खरीद के लाए तो टैक्स वगैरह दे करके अधिक कीमत में ले आया, जब वापस करे तो फिर टैक्स वैक्स तो नहीं, बेचने का भी हो जाता है, सेल टैक्स भी हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो उसमें से जितना पैसा मिलना चाहिए तो कम ही मिलेगा जितना खरीदे थे। अब यार 5 साल 6 साल बाद बेच रहा हो तो बात अलग होती है उसकी। लेकिन अगर ऐसा होता तो लोग ऐसे ही करते, सोना लाते, खेलते कूदते, वापस करते, फिर आते, अगर टैक्स नहीं रहता तो। समझ रहे हो? तो हर जगह पे एंट्रोपी है बेटा। तो ये उत्क्रमणी प्रक्रम में स्थिर रहेगा। फिर क्या बोलते हैं, किंतु अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ठीक है, अब ऐसे कर रहे हो, चलो 1000 रुपये वापस कर दिए, फिर ले आया, ऐसे फिर 1000, फिर वो कैसे करके चल रहा है वो मान लेते हैं। तो आप बार बार करोगे, दुकान वाला तंग आ जाएगा। अब 1500 लूंगा, इसका एंट्रोपी बढ़ा देता हूं, 1500 काट के दूंगा, तब क्या होगा? तब तो बिल्कुल वापस नहीं करोगे, है ना? अब फिर भी अगर वापस करो, ज्यादा रईस हो गए हो तो तब फिर वो 2000 से 3000 बढ़ा देगा। वो सामने वाला देता ही है पैसा, कहीं ना कहीं वो स्टॉप लग जाएगा। अब बोलेगा मैं 5000 ही नहीं दूंगा, जो क्या करना है, पेन वापस कर, 5000 पैसा ही नहीं दूंगा, 1 रुपया। तो क्या करोगे? एंट्रोपी बहुत बढ़ गई, है ना? तो जिसमें जितनी अधिक एंट्रोपी वो प्रक्रम उतना ही अनुत्क्रमणी होगा, याद रखना ना। चलिए, हाँ चलो, द्वितीय नियम को हमने थोड़ा सा सरल रूप में आपके लिए लिखा था, वो यही है। कोई प्रक्रम उस दिशा में संपन्न होती है कि निकाय की ऊर्जा उच्च से निम्न हो जाए। याद है? उतनी सारी बातों का एक ही अर्थ निकला। ये ऐसा लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा, वैसे लिखा मिलेगा ऊष्मागतिकी।
तो बेटा थोड़ा सा थ्योरी था, अब कल जो है न्यूमेरिकल और टॉपिक है एक दो, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ये चैप्टर पढ़ने और समझने